everyone. I hope you all are very well and doing great work in all the subjects of class 10th. Myself Hina and welcome to my channel. In the previous lecture, we have completed a very important topics related to light. Today we will do this topic refraction of light. हमने इन 8th क्लास में भी बहुत पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से पेंसिल आपको थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है ना। लेकिन इन 10th क्लास हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, इसके पीछे छुपे राज को पढ़ना है कि ऐसा होता क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। द बैंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे विल ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। जब भी आपकी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो बैंड हो जाती है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अब कारण क्या होगा, क्यों लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे बैंड हो जाती है। तो अगर आप मीडियम्स की बात करेंगे तो हम दो मीडियम को पढ़ लेते हैं। वन इज रेयर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम। नाम से ही थोड़ा अंदाजा हो पा रहा है आपको कि रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जहां लाइट रेज इजीली ट्रेवल कर जाती है। दैट मीन्स वहां ऑब्स्ट्रक्शंस, दैट मीन्स लाइट को रोकने के लिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और लाइट उनको क्रॉस करके निकल जाती है। नाउ कम टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पर लाइट को रोकने के लिए जो एटम्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, थोड़ी बहुत लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बची कुची लाइट को वो अपने अंदर से पास होने देते हैं। दैट मीन्स जो आपकी लाइट पास होगी वो बहुत ही कम अमाउंट में आपको आउटपुट में मिलती है, ठीक है। सो ये दो मीडियम्स होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दैट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम उसको रेयर से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कराते हैं तो लाइट क्या हो जाती है, हमारी स्लो हो जाती है। रेयर की बजाय अगर आप डेंसर में बात करेंगे तो हमें पता है कि लाइट कम पास होने पाती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन रेयर मीडियम में कोई रुकावट नहीं है तो लाइट इजीली पास हो जाएगी। तो जब भी आपकी लाइट किसी रेयर मीडियम से फ्री घूमती हुई आ रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था, जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाएगी वहां उसको रोकने के लिए एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ही वो उसको रोकेंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, अपने आप को बैंड करना शुरू कर देगी toward the normal. Now what is normal? Normal is that perpendicular which we drawn on the reflecting surface. जो भी सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है, your incident ray, और वहीं से आपकी नॉर्मल ड्रॉ कर दी जाती है ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट लाइट ड्रॉप होगी उसी सरफेस के ऊपर उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, दैट विल बी द नॉर्मल। अंडरस्टैंड। सो जैसे ही रेयर से डेंसर में लाइट पास होती है वो क्या करेगी, अपने आप को नॉर्मल की तरफ थोड़ा बैंड कर लेगी, क्योंकि उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जब आप दिवाली के ओकेजन में मार्केट में जाएंगे तो आप अपने आप को लाइट रे समझ के जाइएगा, क्योंकि जब आप अपनी गली से जा रहे हो तो आप रेयर मीडियम में हो, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, ठीक है। आप इधर उधर कहीं भी जा सकते हो क्योंकि सारी रोड क्या अभी खाली है। लेकिन जैसे ही आप मार्केट के अंदर जाते हो, इतने रश में जाने के बाद में आप क्या करते हो, अपने आप को थोड़ा सा क्लोज कर लेते हो अपनी फैमिलीज के साथ में। अंडरस्टैंड। दैट फैमिली मेंबर एक्ट एज ए नॉर्मल। क्या करेगी, लाइट रेस अभी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उस रश वाले एरिया को क्रॉस करके अगेन रेयर मीडियम में चली जाएगी तो क्या होगा, वापस से रास्ता खुला हो गया है। अब फिर से वो अपने नॉर्मल को छोड़ के क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। समझ आया आपको एग्जाम्पल के साथ में। तो आप इस एग्जाम्पल्स एक्टिविटी में भी समझ पा रहे होंगे। लाइट क्या होगी, एक पॉइंट पे गिरेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद में वो वापस किस में एंटर कर गई, डेंसर मीडियम में एंटर कर गई। जैसे ही डेंसर में गिरेगी हमें पता है कि लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम, और वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। अंडरस्टैंड। जैसे ही वो उसको क्रॉस करके अगेन रेयर मीडियम में जाएगी, वहां आप देखोगे वो थोड़ा सा रास्ता भटक जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और वापस से वो क्या करेगी, उस पॉइंट पे अगेन नॉर्मल से दूर चली जाएगी और लाइट की स्पीड अभी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बिकॉज अभी मीडियम कौन सा आ गया, रेयर मीडियम आ चुका है। अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप डेंसर से रेयर में लाइट को क्रॉस कराएंगे, लाइट रेज विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करेगी, लाइट विल मूव टू
नॉर्मल। नाउ मूव टू दैट एक्टिविटी जिसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और आपको अपने प्रैक्टिकल में भी करनी होगी। ठीक है, आपको करना क्या है, एक ग्लास स्लैब लेनी है, ग्लास के एक छोटा सा स्लैब ले लीजिए और उसके एक पार्ट के ऊपर से लाइट को पास करा दीजिए। अब आपको पता है यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम, जिसको हम कौन सा मीडियम बोलते हैं, रेयरर मीडियम। अंडरस्टैंड? तो रेयरर से जब लाइट उस कांच की स्लैब के अंदर जाएगी तो आपको पता है कांच के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स पास होते हैं, तो वो उस लाइट को पास नहीं होने देंगे। दैट मीन्स अब वो मीडियम कौन सा बन जाएगा, डेंसर मीडियम। अंडरस्टैंड? सो जैसे ही वो रेयरर से डेंसर में एंटर करती है, एट दैट पॉइंट ये क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, लाइट आपने डाली तो ये लाइट बनती है, इस रे को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पर जो नॉर्मल से एंगल बनेगा दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको लिखा जाता है स्मॉल आई से। अंडरस्टैंड? अब लाइट स्लैब के अंदर क्रॉस कर गई, स्लैब के अंदर जैसे ही जाएगी तो आप देखेंगे क्या होगा, वो रेयर से डेंसर पे जाने पे क्या होता है, लाइट थोड़ा सा नॉर्मल के क्लोज आ जाती है। लाइट ने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया। जैसे ही अब वो ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, एट दैट पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन आप ये देखेंगे कि लाइट क्या होगी, वापस से रेयर मीडियम में जाएगी तो वापस से वो क्या होगी, नॉर्मल से बैंड हो जाएगी। इस रे को बोला जाता है इमर्जेंट रे। जो एंगल ये प्लॉट होता है नॉर्मल से दैट इज इमर्जेंट एंगल, जिसको लिखा जाता है स्मॉल ई से। ठीक है, जो स्लैब के अंदर जो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है उस एंगल को लिखा जाता है स्मॉल आर से, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट कितना बैंड हुई, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन आपका कितना हुआ। जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही थी, अगर आप वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लाइट क्या हो गई, रे काफी ज्यादा अपना रास्ता चेंज कर चुकी है। सो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में अगर आप जितना डिस्टेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, वो कहलाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इंसिडेंट रे को सीधा चला जाना चाहिए था, जब वो ग्लास स्लैब कोर एरर में वापस से आती है तो वो सीधी जानी चाहिए थी, बट वो क्या होगी, बैंड होगी, क्योंकि हमारे मीडियम्स चेंज हो गए हैं लाइट के। इसी वजह से अब जितना वो डिस्प्लेस हुई है अपने पाथ से, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। Understand? Lateral displacement is the perpendicular distance between the path of incident ray and the emergent ray, ठीक है, which will come out from the glass slab। हम पढ़ लेते हैं वो फैक्टर जो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर रही है। पहला फैक्टर, द थिकनेस। जितनी भी ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, दैट मीन्स ग्लास स्लैब आपकी मोटी होती चली जाएगी, वैसे वैसे जो आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। Second is angle of incidence. Lateral displacement is directly proportional to the angle of incidence. आई एंगल बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। अंडरस्टैंड? थर्ड पॉइंट, lateral displacement is directly proportional to the refractive index of the glass slab. Refractive index of glass slab. धीरज रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी अभी हम बात करेंगे, पहले हम ये फैक्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो उतना ही कम डिस्प्लेसमेंट करती है, जिस उतना ही उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता है। अब रिफ्रैक्शन के हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ लिए, लॉस को तो हम भूल नहीं सकते। सो कौन से ऐसे नियम है जिसके बेसिस पे हम रिफ्रैक्शन को डिटरमाइन करते हैं? फर्स्ट लॉ, जैसा आपने रिफ्लेक्शन के लॉज में पढ़ा था वैसा ही सिमिलर लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों क्या आने चाहिए, सेम प्लेन पर होने चाहिए। दैट मीन्स अगर आप लाइट एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं तो आप एक्स पर ही क्या करेंगे, रिफ्रैक्टेड रे को मेजर करेंगे। अंडरस्टैंड? तो तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, तीनों क्या होने चाहिए, सेम प्लेन पर लाई करने चाहिए। सेकेंड लॉ, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, पेपर में बहुत बार आता है, या तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अदरवाइज इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू the sign of refracted angle is always constant. That means sin I upon में sin R is always constant. अब इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, that is mu. Refractive index of second medium with respect to
फर्स्ट मीडियम आप देख रहे हैं, पहले की वजह से सेकंड वाले में कितना चेंज हुआ है, मतलब कितना रिफ्रैक्शन हुआ है, वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तरह से म्यू को तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया, लेकिन जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम में देखना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, कि सेकंड में कितना रिफ्रैक्शन हुआ है पहले की वजह से, फर्स्ट मीडियम की वजह से, तो उसको लिखा जाता है म्यू टू वन। ठीक है, के अंदर रिफ्रैक्शन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वन की वजह से सेकंड मीडियम में कितना रिफ्रैक्शन आया है। इसी तरह अगर आपको इसका रिवर्स देखना हो, दैट मीन्स फर्स्ट में वापस से देखना है कि जब आपकी लाइट ग्लास स्लैब से अगेन एयर में गई है तो उस टाइम पे आपका क्या है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट में अगर आपको रिफ्रैक्शन देखना है तो आप देख किस में रहे, फर्स्ट मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो उसको बोला जाएगा म्यू वन टू।